हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सीखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। जो लोग एप्लीकेशंस पे जुड़े हुए हैं उनको तो वहाँ पे डेली मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस मिल ही रही है, लेकिन हम यहाँ पे यूट्यूब पे भी कोशिश करेंगे कि आपको वीक में तो 3 से 4 वीडियो दे ही दे, क्योंकि रेगुलर तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश रहेगा। लेकिन एप्लीकेशंस पे आपको रेगुलर क्लास चलता है, तो वहाँ पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप वहीं से मैथ सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से हम समझते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चंस को। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि यदि एक समद्विबाहु जो समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चंस में हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखिए। देखिए, समझने के क्वेश्चन अगर हम करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इस तरह समद्विबाहु समकोण में क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। हमारा ये कर्ण दिया गया 8, ठीक है, यानी ये x है और ये आपका x है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारा एक जो फार्मूला होता है, क्या क्वेश्चन में पूछ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम डायरेक्ट निकालें तो भी हम निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बाई 4, कर्ण का स्क्वायर बाई 4 यानी 8 गुने 8 बाई 4, यानी करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा निकलता है स्क्वायर में। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो 64 बराबर 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। x स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा 32। x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 8 चौका 32, यानी 4 चौका 16 दूना 32, तो 4√2 ये हो गया। x का मान निकल गया 4√2। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है। अगर ये आपका 4√2 है तो ये भी आपका 4√2 है, ठीक है, ये दोनों 4√2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने भुज आधार गुने ऊंचाई। तो आधार अगर मैं ये रखता हूँ, ऊंचाई भी हमारा यही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, फिर से आपका देखिए वही हो गया 4 गुने 4 गुने 2 और बटे में 2, तो 4 चौका 16 आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट मेथड हो गया कि जो हमारा इस फॉर्मूले के साथ इस त्रिभुज के साथ जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो। और ये आपका एक हो गया ट्रिकी मेथड, जिसको हम डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि फादर जो है उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और उसका जो सन है वो क्या कह रहा है, जबकि पुत्र उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों कैल्शियम लेते हैं। टोटल वर्क कितना है 8 सत्ते 56, यानी 56 यूनिट का काम उनको खत्म करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि वे एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है, तो बताइए कि कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, हम ये समझ लेते हैं कि पहले दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ। पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन फादर, दूसरे दिन सन। तो स्टार्ट करता है पहले दिन अगर फादर, यहाँ पे देखिए इनकी इफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 8, यानी इफिशिएंसी का मतलब क्या, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। फादर एक दिन में 7 यूनिट का काम करेगा, जबकि सन एक दिन में 8 यूनिट का काम करेगा। तो अगर हमें स्टार्ट कराना काम किया जाए तो फादर से स्टार्ट करेंगे, तो पहले दिन यानी पहले दिन 8 यूनिट का काम, 7 यूनिट है ना, यहाँ पे 7 यूनिट काम करेंगे। लेकिन जो उसका बेटा होगा वो 8 यूनिट काम करेगा। तो कहने का मतलब कितना हो गया कि 2, यानी कि 2 दिन में, एक दिन 2 दिन, तो 2 दिन में 2 डेज में, घंटे की बात की जा रही है ना, दिन की बात की है। तो 2 दिन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दिन में 15 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में 15 यूनिट काम हुआ। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। हमें करना है कितना है, हमें 56 यूनिट करना है। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना करूँ तो 45 होगा, 4 से गुना करूँगा तो ज़्यादा चला जाएगा, तो ज़्यादा नहीं जाना है, यानी कि इससे कम ही जाना है। वैसे भी 8 वाला ऑप्शन तो है नहीं, 8 दिन। तो यहाँ पे अगर मैं पहले ये देख लेता हूँ कि अगर मैं 3 से गुना करता हूँ, यानी कि 6 दिन में वो लोग 45 यूनिट काम खत्म करेंगे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया 45 यूनिट। अभी हमारे पास बचा कितना है, हमें 56 करना है लेकिन 45 ही हुआ है। तो अभी हम देख सकते हैं
कहाँ तक काम हुआ, स्टार्ट अगर ये किया होगा, अगर स्टार्टिंग पिता की है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 दिन तक यहाँ पे हुआ। अब काम करना किस होगा, अब काम करना होगा फादर को। तो फादर की एफिशिएंसी कितनी है, फादर की एफिशिएंसी एक दिन में वो काम करते हैं कितना, अगर एक दिन और ऐड करता हूँ तो 7 यूनिट और काम होगा, यानी 7 दिन में कितना काम हो गया, 7 5 12, 52 यूनिट काम खत्म हुआ अभी। लेकिन अभी भी हमें 4 यूनिट का काम करना है। अब इन्होंने काम खत्म कर दिया, अब काम कौन करेगा, तो उनका बेटा काम करेगा। तो बेटा की काम करने की क्षमता कितनी है, एक दिन में वो 8 यूनिट कर सकता है, एक दिन में वो 8 यूनिट कर सकता है। लेकिन भाई करना तो हमें अब 52 हो गया, 4 ही यूनिट करना है, तो भाई कर रहेंगे कि आधा दिन में वो 4 यूनिट कंप्लीट कर लेगा। तो 7 दिन तो पहले हो गया था, आधा दिन और कर लेंगे, यानी टोटल आपका हो जाएगा 1/2, 7 सही 1/2 डेज में वो टोटल 56 यूनिट काम खत्म करेंगे। बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैथ वाले कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको। और यूट्यूब पे भी हमारी एक वीडियो है जिसमें टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़े थे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचे और 13 से विभाजित करने पर पूरी तरह से वो विभक्त हो। देखिए ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे, क्वेश्चंस में ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको करना कैसे है। 5, 6, 8, 9 और 12 क्वेश्चंस कह रहा है, अगर मैं इन सभी से डिवाइड करता हूँ, जो संख्या है, मैंने ऑप्शंस वाली जो संख्या है इन्हीं में से कोई एक होगी, तो अगर मैं उन सभी को उस संख्या को अगर इन सभी से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा, वो 1 बचेगा। लेकिन अगर मैं 13 को 13 से डिवाइड करूंगा तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल हमारा जो कि 0 आएगा। तो बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट देखता हूँ 5 से कटने का रूल क्या है, 5 से कटने का या तो 0 होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शंस पे देखूं तो 3601 ये हमारा एक नंबर दिख रहा है। तो 3601 मतलब कि इसमें 1 ज़्यादा है, और क्वेश्चंस में भी तो यही कह रहा था ना कि शेष 1 बचेगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेष 1 बचेगा। लेकिन मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि क्या 13 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का कंडीशन यही है कि अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 13 से मैं इसको डिवाइड अगर करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि 13 दूनी की 26, 10 बचा, 10 यानी 1 0 100 हो गया, 13 7 91 हो गया, फिर से 9 और 1 13 7 91, यानी कोई भी शेषफल नहीं बचा था, पूरी से कट जाता है। तो राइट आंसर भी हमारा यही हो गया 3601। बाकी ऑप्शंस को चेक करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी संख्या आएंगी उससे हम चेक करेंगे कि कितना से गुना करें, उसमें क्या शेषफल बचेगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन इस तरह से आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, समझिए, सॉल्व करिए, वीडियो को रोकिए, पहले खुद के करने की कोशिश करिए। अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। मानते हैं कि पहले का जो विक्रय मूल्य रहा होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, वो 100 रुपये रहा होगा। जब वो अनीसा उसको खरीदती है, कॉस्ट प्राइस पे खरीदेगी कितने से, विक्रय मूल्य का 4/5, यानी कहने का मतलब 80 रुपये में खरीदेगी। 20 25 100 और 20 चौका 80, 80 रुपये में उस चीज़ को खरीदती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच देती है। आरंभिक विक्रय मूल्य ये था, अब जो अनीसा क्या करती है, अपना जो सेलिंग प्राइस लगाती है वो आरंभिक मूल्य का 4% बढ़ा करके बेचती है, यानी 104 रुपये में बेचती है। भाई खरीदी 80 रुपये में और बेच 104 रुपये में रही है, बहुत चालाक है, देख रहे हैं ना। तो अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बहुत ही सिंपल तरीका है यार। आप अगर मैं खरीदा हूँ 80 रुपये में, बेच रहा हूँ 104 रुपये में, तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो कितना, 24 रुपये कितने पे, 80 पे गुने 100, ठीक है। 20 चौका 80, 20 25 100, 6 चौका 24, यानी 6 25 30% का उसके प्रॉफिट होगा। 30% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन हम ए में देख सकते हैं। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि वीडियो को रोक करके खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो मानते हैं कि भाई विकास का जो पहले का वेतन है, पहले का वेतन 100%, चलिए ठीक है 100% खर्च करता है। कितना खर्च, 80% कर देता है। तो भाई बचत तो 20% ही रहा होगा ना, बचत 20%।
ये समझ में आ गया, ये पहले का क्वेश्चन का कंडीशन है। अब हम बढ़ते हैं इसमें कि अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है। तो वेतन उसका कितना था 100, 25% की वृद्धि मतलब कि 125 हो जाता है, 125। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन में वृद्धि 25% होती है और उसके व्यय में 15% की वृद्धि। तो व्यय यानी कि जो खर्च 80% था, अब जो नया खर्च होगा कितना हो जाएगा, 80 था, लेकिन अब उसका 15% बढ़ जाता है। तो निकाल लीजिए, 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, 23 पच्चे 115, 23 चौका 92। यानी अब यहाँ पे दीजिए कि वो 80%, सॉरी कुछ तो गलती हो रहा है। हाँ, खर्च 80 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उसका खर्च कितना हो गया, पहले 80% था, अब उसका खर्च 92% हो गया, बढ़ रहा है 15% से। तो हमें बताना है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पहले जो बचत होता था कितना 20, अब हम देखेंगे बचत कितना हो रहा है। नया खर्च, नया आय इतना था 125, खर्च कर रहा है 92, तो शेष उसका बचत कितना हो रहा है। बचत 125 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो 25 और 8 33, ठीक है, 33% की अब उसका बचत हो रहा है। तो पहले जो बचत था 20, अब जो बचत हो रहा है 33, तो कितने की वृद्धि हुई आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिए, कितना का वृद्धि हुआ, बचत में वृद्धि। डायरेक्ट लिखेंगे बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि प्रतिशत। तो कितना 20 से 33 हो जाता है, यानी कि 13% की वृद्धि हो रहा है। नीचे कितना रखेंगे 20 स्टार्टिंग वाला और आपका 20, 20 पच्चे 100, 23 13 पच्चे 65, ये हो गया 65% की वृद्धि हो रहा है अब उसके नए बचत में। समझ में आया कैसे कैसे किया गया। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अब इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर के 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर के 1668 रुपये हो जाती है। तो बताइए कि इस धनराशि पर लागू ब्याज का दर क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो 3 वर्ष में हो जाती है वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 1512 हो जाता है, और यही 4.5 वर्ष में कितना हो जाता है, 1668। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो हमारा 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर मैं घटा देता हूँ तो ये हमारा ब्याज निकलता है, 1.5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, घटा लीजिए, 1668 में से अगर मैं 1512 को घटाता हूँ तो 6 और 6 यहाँ पे देखिए 156 निकल जाएगा, ठीक है, 156। यानी ये 1.5 वर्ष का ब्याज 156 है। जो हम काम कर रहे हैं तो कितने, 3 वर्ष पे, तो डायरेक्ट 3 वर्ष का ब्याज लिख लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज, जो पहले दिया रहता है उस पर हम काम कर लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो गुना कर लेंगे 2 से, यानी 1.5 वर्ष का 156 है, तो 3 वर्ष का 2 से गुना कर लीजिए, टोटल हो जाएगा 312 रुपया, ठीक है, 312 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं मिश्रधन से आपका ब्याज घटा दूं तो मूलधन निकल जाएगा। 3 वर्ष का मूलधन कितना है, 3 वर्ष की राशि, ठीक है, 3 वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1512 में से 312 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1200 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें अब प्रतिशत निकालना है, ब्याज का प्रतिशत। तो प्रतिशत बराबर करेंगे क्या, जितना हमारा बढ़ा था 3 वर्ष का ब्याज वो हम रखेंगे 3 वर्ष का ब्याज गुने 100, और नीचे हमारा कितना होता है, जो मूलधन है उसको रखेंगे कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 00 से 00 खत्म। अब यहाँ से देखिए 104 ये हो जाता है, अब ये तो कटेगा नहीं, 26 चौका 3 चौका, ठीक है, तो 26/3 प्रतिशत, यही होगा हमारा राइट आंसर। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, 26/3% यही ब्याज निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न आगे कह रहा है कि a/b² बटे में दिया गया b-a, तो हमसे पूछा गया कि बताइए भैया कि AQ + BQ बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें कर कुछ नहीं सकते, यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a × b - a बराबर b², ठीक है। तो AB - a² बराबर में b², अच्छे तरीके से सजा लेते हैं भैया। चलिए सजाएंगे तो क्या होगा, सबको उधर भेज देते हैं, तो सबको उधर भेजेंगे तो b² जो कहते हो माइनस में था तो ये आपका प्लस में और ये माइनस में, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ये जानते हैं कि AQ + BQ बराबर क्या होता है, AQ + BQ बराबर A + B × a² + b² - AB, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन ये तो हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि दोनों तरफ मैं गुना कर देता हूँ A + B से, ठीक है, जो कहते हो इसको मैं छोड़ दिया,
लेकिन दोनों तरफ मैंने जस्ट बोला कि आपको गुना कर रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, दोनों तरफ मैं गुना कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, और बराबर में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, यानी हमसे यही पूछा गया था, इसका वैल्यू हमने कितना निकाला, जीरो, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, जीरो इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल में हर घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर टोटल चलना कितना है, 470 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करते पहले घंटे, एक घंटे में कितना, 40 किलोमीटर, ठीक है 40 किलोमीटर से, क्योंकि पहला स्टार्ट करती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा जब घंटा होता है तो उसका जो स्पीड हो जाता है वो कितना हो जाता है, 60 किलोमीटर, यहाँ पे पहले चलो लिख लेते हैं ये, तो दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। अब पहले हम इसको लिख लेते हैं, 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 घंटे में 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम बात करें पाँचवें घंटे, पहले यहाँ तक चल लेते हैं, पाँचवें घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो पहले घंटे में उसने कवर कितना किया, 40 किलोमीटर कवर किया, किलोमीटर, अब दूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये स्पीड था लेकिन ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस चल रहा है। दूसरे घंटे में कितना हो जाएगा, दूसरे घंटे में, पहले घंटे में 40 चल रहा था, अब दूसरे घंटे में अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना, 40 किलोमीटर चल चुका है, अब 60 किलोमीटर यहाँ पे टोटल हो जाएगा 100 किलोमीटर, 2 घंटे में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तीसरे घंटे की बात करें तो 100 किलोमीटर तो चल चुका है, और तीसरे घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटा जब कंप्लीट होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा 180 हो जाएगा। ठीक है, जब चौथे घंटे की बात करते हैं तो चौथे घंटे 180 तो चल चुका है, 100 किलोमीटर और चल जाएगा चौथे घंटे में, तो उसमें 100 जुड़ जाएगा, 280 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। जब पाँचवें घंटे की बात आएगी तो 280 तो चल चुका है, अब 120, यहाँ पे पाँचवें घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो वहाँ पे 5 घंटा जब कंप्लीट होगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 400 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें टोटल कवर कितना करना है, 470 किलोमीटर, लेकिन कवर अभी हुआ कितना है, तो 400 किलोमीटर। अब ऑप्शंस पे थोड़ा नज़र डाल लीजिए, ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि 5 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, 400 किलोमीटर हुआ है, लेकिन अगर मैं 6 घंटे करूंगा, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं 6 घंटे कवर करता तो ये स्पीड 140 हो जाता, 140 होने का मतलब इसमें हम 140 और जोड़ना पड़ता, तो ये आपका 540 हो जाता, लेकिन हमें तो चलना 470, तो यानी हम ये समझ गए कि ऑप्शन तो 6 वाला होगा नहीं, 6 घंटा ना ही होगा, ना ही 6.5 घंटा होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो 5.5 घंटा ही होगा। अब कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं। अब आपको ये पता चल रहा है कि पाँचवें घंटे में अगर हम देखें, कहने का मतलब क्या है कि उसका 1 घंटे का जो रफ्तार है, छठवें घंटे का जो रफ्तार है वो कितना होगा, छठे घंटे में कितना, 1 घंटा और अगर चलता तो 140 किलोमीटर चलता, लेकिन उसको चलना भाई कितना है, उसको चलना कितना है, 70 किलोमीटर से चलना है ना, तो इसका आधा यानी आधा 30 मिनट और उसको लगेगा। 1 घंटे में उसको 1 घंटे में 140 किलोमीटर चलता, लेकिन उसको चलना कितना है, 70 किलोमीटर ही शेष चलना है, तो 70 किलोमीटर को और चलने में उसको 30 मिनट का समय लगेगा, तो 5 घंटा यहाँ पे और 30 मिनट यहाँ पे, तो 5.5 यही आपका राइट आंसर बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे आपको बताया गया। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस के, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व करिए। क्वेश्चंस देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पे होगा 4, 3, 2, 8 और यहाँ पे लिखा गया 32। ठीक है, 5, 3, 1, 9 और यहाँ पे 24। ठीक है, उस तरह से 7, 3, 3, 7, 70। तो हमें बताना है 2, 9, 4, 12। बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि जहाँ ज़्यादा दिखे तो उसी तरफ से बढ़ना होता है, यानी इधर की तरफ ये किया गया होगा, कुछ भी किया गया होगा, जो भी ऑपरेशन किया गया वो आपका उधर की तरफ ही कराया हो। तो देखिए समझते हैं, 4 तिहाई 12, 12 दूनी की 24, 24 में अगर 8 जोड़ते तो 32, बिल्कुल सही है, यानी कि इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, लेकिन इसको जोड़ देना है। ठीक है, ठीक उस तरह से इसको भी देख लीजिए, 5 तिहाई 15, एकम 15 प्लस 9, 15 9 24, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, 7 तिहाई 21, 21 तिया आपका हो जाएगा कितना, 63, और 63 में 7 जोड़ेंगे तो 70। तो चलिए सभी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी आप वही काम कर लेंगे। 9 दूनी 18, 18 चौका 72 और 12 जोड़ेंगे तो 72 12 84, ये हो गया राइट आंसर 84, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लीजिए,
एक 5 लिखा गया, एक 10 लिखा गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको हटा ही दिया गया। चलो इसको हटा दिया गया है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 122 है। अब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, और अगर 4 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो 4 चौका 16, एक 17 होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 करता हूँ तो ये आपका 26 एक तो मिल रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है, 5 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका है कितना हो जाएगा, 122 है ना, तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर करके एक जोड़ा गया। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 9 नहीं जोड़ा गया क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही यही पैटर्न, तो 26 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 26 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11, 12 और नीचे 6, 9, बीच में आपका 78 लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से 14, 10, 7, 8 पूछा गया कि बताइए कि बीच में क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है कि या तो इस तरह से गुना होता है, इस तरह से गुना होता है, ऊपर में गुना, नीचे गुना, मतलब किसी भी तरह से गुना, जोड़, घटाव कुछ भी करके यहाँ पे बीच में लाना होता है। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अगर इसको गुना करें 11 गुने 12 करते हैं तो कितना होता है 132, और इसको गुना करें तो 9 छके 54, 54 में से अगर 12 में से 54, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, बिल्कुल सही है, बैठ रहा है। 132 में से अगर 54 को घटाते हैं 9 छके 54, तो ये आपका 78 आ जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कर लीजिए, 140 ये हो जाएगा गुना कर लेंगे तो, और इस तरह से इसको गुना कर ले तो 8 सत्ते 56। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो कितना, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे कितना बचा, 13 में से 5 गया तो 8, यानी 84 आना चाहिए। 84 देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, ठीक है, हिरन और मोर। हिरन मतलब 4 पैर और मोर मतलब 2 पैर, ठीक है। तो ये समझिएगा, पहले जब भी प्रश्न आता है तो 4 और 2 पे ही आता है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। सिर गिनने पर वे 80 होते हैं, यानी दोनों का सिर मिलाकर के गिना जाता है तो 80 होते हैं। उनकी टांगों की संख्या 200 होती है, ठीक है। तो हमें बताना है मोर कितने हैं। तो इस तरह के प्रश्न में करना क्या होता है कि 4 पैर वाला डायरेक्ट निकालते हैं। 4 पैर वाला कैसे निकालेंगे, तो 4 पैर वाला निकालने के लिए सिंपल सा तरीका, बस ध्यान सुनिएगा कि देखिए क्या करते हैं कि पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करके, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करके हम उसमें से सिरों की संख्या घटा लेंगे तो 4 पैर वाला निकल जाता है। तो पैरों की संख्या को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसमें सिरों की संख्या घटा लेता हूं। सिरों की संख्या कितनी दी गई है, सिरों की संख्या 80। तो यहाँ पे देखिए 100 में से अगर मैं 80 घटा लेता हूं तो 20 निकलेगा। 20 क्या निकला, तो 4 पैर वाले निकले। 4 पैर वाले का मतलब 80, यहाँ पे सॉरी जो 20 है वो हिरण है, तो बाकी 60 क्या हो गए, बाकी 60 मोर हो गए। यही तो क्वेश्चन था ना कि दोनों के सिरों को मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो वो 80 होते थे, यानी टोटल सिरों की संख्या 80 थी। तो सभी के सिर तो भाई एक ही होंगे ना, तो सिरों की संख्या 80 थी। तो अगर उसमें से 4 पैर वाले जो हिरण है वो 20 है, तो बाकी जो मोर होंगे वो 60 होंगे। यही क्वेश्चन था कि मोर की संख्या बताइए कितना है, तो 60 है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 4 पैर वाला कैसे निकालते हैं, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करके सिरों की संख्या को घटा लीजिए। पैरों की संख्या 200 था, मैंने 2 से डिवाइड किया 100, 100 में से आपका 80 घट गया तो 20 निकला, जो 4 पैर वाला हो जाता है। बस चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है हमारे पास, इसको भी आप देख लीजिए। क्या कह रहा है कि y के रेशियो में 4 दिया गया, उसके बाद भी स्क्वायर बराबर पूछा गया क्या होगा। कैसे किया गया, अगर अल्फ़ाबेट का y देखें तो कितना नंबर पे आएगा, 25 नंबर पे, लेकिन यहाँ तो 4 लिखा गया। लेकिन अगर हम इसका विपरीत देखें तो क्या होगा, y के विपरीत b होता है, और b कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4। ठीक उस तरह से भी का अगर उल्टा देखें तो कितना आता है, LOVE, यानी भी का उल्टा ई आता है। तो भी का उल्टा ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25। इस प्रश्न का राइट आंसर है 25, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की रोज़ाना क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
और ये जो क्लास है आपको डेली मिलता है हमारे एप्लीकेशंस पे, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। जिनको मैथ्स में चैप्टर वाइज में प्रॉब्लम है, अगर अलग अलग चैप्टर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्सेज है, आप जा करके वहाँ पे चैप्टर वाइज मैथ्स को सीख सकते हैं। इसी तरह से मतलब बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।